गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SNKP गवर्नमेंट कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से BA पार्ट 3 की कक्षा में आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये एक बड़ा प्रश्न आपके 20 नंबर का कई बार पूछते हैं, जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट भी कहते हैं। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट या नाम। तो सबसे पहले हम ये जाने कि बी पार्ट 3 में आपके ये प्रश्न किन किन तरीकों से पूछते हैं। तो पिछला जो यदि आप ट्रेंड देखें, पिछले 3-4 साल में जो प्रश्न आए हैं, जब नाम पे जो प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें आप देखिए कि ज्यादातर ये प्रश्न आपके बड़े उसके अंदर आया है, प्रश्न में बड़े रूप में, विश्लेषणात्मक प्रश्नों में। तो उसमें आपसे पूछा है इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं या इसके उद्देश्य, और एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा है, कभी वह 10 नंबर का पूछ लिया है, कभी 15 नंबर का पूछ लिया है, और वो प्रश्न जो आजकल बिल्कुल रिलेवेंस है उस प्रश्न की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, समझ गए आप इस चीज को। तो आपके जो प्रश्न पूछते हैं BA पार्ट 3 में, उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका अर्थ, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या वर्तमान में प्रासंगिकता है, अर्थात क्या अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस है या यह बंद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। जब 92 में जब सम्मेलन हुआ था इसका दोबारा, उस समय यह प्रश्न उठा कि हम देखेंगे कि प्रश्न उठा क्यों है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पे या उसके बने रहने पे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया गया है कि इसे बना रहना चाहिए या इसे अब डिसॉल्व या इसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो उसका मुख्य कारण क्या है, ये इसलिए इसको लेके चले हैं क्योंकि 1991 में जैसे ही ये माना कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है ना। तो ये दोनों कारण ऐसे बने क्योंकि अधिकतर सदस्य ये मान के चलते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये जो संगठन बना था, जो नाम जिसे हम कहते हैं, तो नाम का ये जो संगठन बना था, इसका मुख्य उद्देश्य ही शीत युद्ध के दौर में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बचाए रखना था। तो स्वाभाविक है कि इनके दिमाग में प्रश्न आया कई सदस्यों के कि शीत युद्ध का तो अब अंत हो चुका है, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध है वो समाप्त हो चुका है। तो इन लोगों ने एक प्रश्न खड़ा किया, या इन्होंने एक अपना संशय वहां रखा कि क्या अब हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन को, इस संगठन को समाप्त हो जाना चाहिए। तो हम आज बात करेंगे इसी पूरे टॉपिक पे। तो थोड़ा सा हम इसको चरणबद्ध तरीके से चलते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। और इसमें जो हमारी मुख्य रणनीति जो रहेगी, हम यदि इस प्रश्न को करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इनकी एक फ्रेम सबसे पहले तैयार करिए। तो इस प्रश्न की योजना को हम जब तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके थोड़ा सा हम देखेंगे इसका विकास या इसका उदय है, वह किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में इसका उदय हुआ और किन स्वरूपों में इसने अपना एक रूप ग्रहण किया। बहुत ज्यादा इनके बारे में आपको, जब देखिए मैं पहले भी कई बार आपको कह चुका हूं कि प्रश्न पे आपका ध्यान होना चाहिए। यदि प्रश्न आपसे पूछा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता है या नहीं, या इस पर अपने विचार लिखिए, तो हमारा मुख्य जो प्रश्न का पार्ट है वो यही होगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर जो प्रश्न पूछा गया है, जो मान लीजिए आपके आ गया कि गुट निरपेक्षता
अर्थ, और ये तो आगे 5 नंबर के, और 15 नंबर के आपसे पूछ लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के संदर्भ में आपके विचार। तो ये यदि 5 नंबर का है तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे बना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन है इनके सदस्य कौन कौन से थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका प्रभाव क्या रहा, इसकी उपलब्धियां क्या रही, इसको तो बहुत बड़ा कर देते हैं, और लास्ट में जो प्रासंगिकता है इसको मात्र 1 पेज में पूरा कर देते हैं। तो ये इस तरह का जो प्रश्न लिखना है ये आपका गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि प्रासंगिकता में आप लिखेंगे तो 15 में से नंबर, वो कितने नंबर आपको एग्जामिनर देगा ये आप सोच सकते हैं, और यहां आप कितना भी बहुत अच्छा लिख दें तो 5 नंबर में से ही आपको उसमें नंबर मिलेंगे। तो यहां आपको ये तय कर लेना है, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख भी चुके हैं कि कई विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि साहब नंबर हमने लिखा लेकिन नंबर कम मिले। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी देखने में मिलता है, उसके पीछे कारण ये भी देखने में मिलेगा कि जो वास्तव में पूछा गया है, लिखेंगे वही चीजें सारी उस प्रश्न से मिलती जुलती, लेकिन स्पेशली जो प्रश्न में पूछी गई चीजें हैं जिनके मार्क्स डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं, उसके अनुसार आपका उत्तर नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपका उत्तर उसके अनुसार ही होना चाहिए, ये आप हमेशा सुनिश्चित करें। इसके लिए आप प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं है, आप जब भी प्रश्न पढ़ते हैं उसका उत्तर लिखने से पहले आराम से उस प्रश्न को अच्छे से देखिए, क्या क्या चीजें पूछी गई है, उसके बाद में आप डिवाइड करिए कि हमें जो इसकी उत्तर की जो योजना है वो आप तुरंत बना लीजिए। मुश्किल से आपको आधा मिनट, 1 मिनट लगता है जिसमें आप तय कर सकें कि हमें इसमें ये चीज लिखनी है, इतना ये लिखना है, इतना पेज में ये लिखना है, तब कहीं जाके हम उस प्रश्न को एक बैलेंस, उसका उत्तर हम लिख पाते हैं। और ठीक है ना, तो चलिए इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से। तो अभी तो चूंकि हम इस प्रश्न को समझना है हमें, तो हम इसको डिटेल से ही समझेंगे, प्रासंगिकता को भी समझेंगे, इसके वो परिस्थितियां भी देखेंगे। तो एक तो इसका विकास और उदय, उसके बाद में हम देखेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर ये बना था, इसके मुख्य रूप से उद्देश्य थे वो क्या थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की छोटी सी एक चीज है, इसकी कार्य प्रणाली भी आप हल्का सा उल्लेख कर दीजिए। और ये देखिए, यदि बड़े प्रश्नों में, यदि प्रासंगिकता वाले प्रश्न में भी आप करना चाहें तो आप केवल इनकी एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, डायग्राम जैसे आप लिखें गुट निरपेक्ष आंदोलन की कार्य प्रणाली निम्न प्रकार है, अब उसमें केवल आप तीनों लिख दीजिए कि समन्वय जो ब्यूरो है, मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है, और शिखर सम्मेलन, उनके नीचे तो हल्का हल्का सा हिंट लिख दीजिए कि ये निरंतर चलता रहता है। ये जब शिखर सम्मेलन होता है उससे पूर्व कार्य योजना तैयार करती विदेश मंत्रियों का, और शिखर सम्मेलन इसका सबसे, जिसमें सारे निर्णय होते हैं, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, और जिसमें सभी राष्ट्रों के जो मुखिया हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भाग लेते हैं। ये लो, इतना सा आप लिख सकते हैं, मुश्किल से 10 से 15 शब्दों में आपने पूरा ये समझा दिया। ठीक है ना, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करके आप चाहे सारी चीजें उसमें डाल सकते हैं 1-2 पेज में अपने, लेकिन कम शब्दों में आप उसको करिए। बड़ा प्रश्न आपका वही रहना चाहिए जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे कार्य प्रणाली की। उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे इसके उपलब्धियां इसकी क्या क्या रही है। ठीक है, और कमजोरियां हैं वो भी आप देख सकते हैं साथ में। तो कमजोरियां बेशक लगभग आप जानते हैं इसके बारे में कि जो सामान्य कमजोरियां रही वही, मुख्य रूप से 2 कमजोरी इसमें हमारे सामने आती है, और वो बड़ी कमजोरियां आती है। एक तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य हैं उनका महाशक्तियों से थोड़ा प्रभाव, आपको महाशक्तियों का प्रभाव उन पर अलग अलग रूपों में देखने को मिलेगा। इसलिए उन महाशक्तियों से कई राष्ट्र ऐसे हैं जो खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें कई आपस में ऐसे मुद्दे उलझे हुए हैं, विवाद के बिंदु उन विकासशील राष्ट्रों में, कि जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान है, इनके आपसी मुद्दे हैं। तो जब ऐसे मुद्दों पे कोई एक पॉजिटिव कोई चीज वहां लेके जाते भी हैं तो ऐसे में कई बार ये राष्ट्र अपनी जो आपसी शत्रुता है उसके चलते एक दूसरे का विरोध कर देते हैं, तो ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है ना, तो उसका जो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल असफल हो गया हो,
हम देखेंगे, जब इसकी उपलब्धियां देखेंगे तो हमें आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार एक सशक्त मंच, एक नैतिक मंच बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महाशक्तियों या विकसित राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाने के मामले में आज भी अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, और अंत में हम इसका देखेंगे वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता किन किन कारणों से है। तो ये एक आपका थीम एक तैयार हो गई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम इन इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके उदय, और उसके बाद में हम देखेंगे इसका अर्थ है वो क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय क्यों होता है। जैसा कि आपको ध्यान में है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो बड़ी महाशक्तियां उदय हुई। ठीक है, और ये दोनों महाशक्तियां ऐसी थी जो विचारधारा के आधार पर एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत या एंटी, जिसको आप कह सकते हैं, वो स्थिति में दोनों आ गई। ठीक है, इसमें एक सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, से हम यूएसए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये दो महाशक्तियां विश्व के सामने उभर के आई और दोनों धीरे धीरे शक्ति के केंद्र बिंदु बनने लगे और इनके गुट बनने लगे। इन्होंने अपने समर्थित राष्ट्रों का गुट बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने अपने समर्थित राष्ट्रों का गुट बनाना शुरू कर दिया। और न केवल ये गुट राजनीतिक लेवल तक ही रहे, बल्कि ये उससे और आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने का मतलब कि इनमें सुरक्षा को लेकर भी संधियां हो गई। ठीक है, 1949 में आप देखते हैं यहां नाटो है, वो बन जाती है एक सैनिक संधि, जिसमें इन राष्ट्रों ने तय कर लिया, नाटो के सदस्य ने, कि यदि इनमें से किसी पर भी आक्रमण होता है तो सब मिलकर उसका विरोध करेंगे। सैनिक संधियां हैं ये, जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर काम करती है कि यदि इनमें किसी एक पर भी आक्रमण हो, वो सब पर आक्रमण माना जाएगा। तो ये राष्ट्र एक तरफ हो गए। इधर आप देखते हैं 1955 में आते आते इन्होंने भी वारसा पैक्ट के तहत WTO जो था, ठीक है ना, ये WTO का मतलब वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उन्होंने वहां खड़ा कर लिया। तो ये इन्होंने अपना एक सामूहिक सुरक्षा का कर लिया, जिसमें सोवियत संघ और उसके 7 सदस्य आपस में उन्होंने मिलकर एक वारसा के नाम से संगठन बना लिया, एक सैनिक। तो आप देख सकते हैं कि ये सैनिक संधियां होने लग गई, इनके बीच में शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा होने लग गई, एक दूसरे के खिलाफ ये एक, जिसको आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक युद्ध इनके बीच में शुरू हो गया। एक दूसरे के खिलाफ केवल युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो रहा था, उसके अलावा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को प्रचार, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना, एक दूसरे को कहीं भी जहां एक ने कुछ कर दिया उसका विपरीत कोई कार्य करना, और एक मनोवैज्ञानिक, जिसे आप कह सकते हैं वैचारिक युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध को नाम देते हैं अपन शीत युद्ध। ये शीत युद्ध इन दोनों राष्ट्रों के गुटों के मध्य, इन दोनों के नेतृत्व में होना शुरू हो गया, जिसमें सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवादी या लिबरल जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका समर्थन, उसका जो नेतृत्व है वो कर रहा था। तो ये दोनों एक वैचारिक जो लड़ाई इनके मध्य शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, तो ये जो शीत युद्ध शुरू हुआ, और इसी दौरान आपको ध्यान में है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन जो अमेरिका है, इन महाद्वीपों में कई राष्ट्रों को उस समय आजादी मिली। कई नवोदित राष्ट्र उस समय उत्पन्न होते हैं, अपने असली स्वरूप में आते हैं, आजादी के बाद में अपने मौलिक स्वरूप में आते हैं, अपनी नई संप्रभुता के साथ दोबारा से अपना विकास की यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, 3 चीजें हो गई, एक साम्यवादी गुट हो गया, एक उदारवादी गुट हो गया,
इन दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद होना शुरू हो गया, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, एक अघोषित युद्ध इनके बीच में शुरू हो गया, ये कहलाने लगा शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध की जो प्रभाव या इस शीत युद्ध की आग की जो लपट है वो कहां पहुंचने लगी? वो पहुंचने लगी इन एशिया अफ्रीकी जो लैटिन अमेरिकी राष्ट्र हैं, इन तक ये सारी समस्याएं पहुंचने लगी। और ये राष्ट्र है वो इनको अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह की चीजें, तरह तरह का दबाव इनके ऊपर बनाने लगे। लेकिन ये जो सारे राष्ट्र थे वो बड़ी मुश्किल से बहुत लंबे संघर्ष करने के बाद में इन्होंने आजादी प्राप्त की थी। अतः ये चाहते थे कि वो दोनों ही इन गुटों से संपर्क नहीं रखें। वो नहीं चाहते थे कि इन गुटों में फंसकर उनकी विदेश नीति है उसका या उनकी संप्रभुता है वो दोबारा से संकट में आ जाए, या वो डेवलपमेंट का जो रास्ता चुन रहे हैं उस रास्ते पे नहीं चले, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करके वो अपना डेवलपमेंट अपने तरीके से करना चाह रहे थे, शर्तों से मुक्त होकर, बिना किसी दबाव में आकर वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाह रहे थे। अब यही जो इनकी चाह थी, देखिए यहां शीत युद्ध की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो यही कारण है। पहला कारण मैंने आपको बता दिया, पहला कारण क्या हो गया? ये शीत युद्ध हो गया। इस शीत युद्ध से बचना इन नवोदित राष्ट्र, जिनको हम कहते हैं विकासशील राष्ट्र, या आप इसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व, ठीक है ना, इन दोनों गुटों से हटके तीसरा ये विश्व जो विकासशील और गरीब जो पिछड़े राष्ट्र थे उस समय के, उन राष्ट्रों से बन गया ये थर्ड वर्ल्ड। तो इस थर्ड वर्ल्ड के जो राष्ट्र थे ये सारे के सारे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए उनकी इच्छा थी कि वो एक ऐसा गुट बनाए, ऐसा एक जगह उनको मिले जहां पे वो मिलकर इन दोनों के दबाव से मुक्त रह सके। और यहीं से उदय होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में। हमने आज इसमें जाना थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय होने के प्रमुख जो कारण थे वो क्या थे, और के कौन कौन से सम्मेलन इसके बारे में हुए, और किन लोगों का प्रभाव है वो इसके ऊपर रहा। ठीक है।